चैप्टर ओके अभी डाल दिया हार्ट। हार्ट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कितने चेम्बर है भाई हार्ट के, जल्दी जल्दी बताओ। 4 चेम्बर, ये लिख चुका। वो चारों चेम्बर में के नाम क्या है, आप बताइए चारों के नाम। इनमें से एट्रियम और वेंट्रिकल को कंपेयर करेंगे तो किसकी मसल्स मीनाक्षी थिकर है और किसकी थिनर है। एट्रियम और वेंट्रिकल में से किसकी मसल्स थिक है, किसकी थिन है। तो डाउट हो तो क्लास में मुझसे पूछना है ना, क्लास के बाद आप दोनों बात करना। क्या सही बोल रही है? क्यों वेंट्रिकल की मसल्स थिक क्यों है, वेंट्रिकल्स की मसल थिकर क्यों है एज कंपेयर टू एट्रियम, जल्दी से बताओ क्यों है, है? क्या आंसर, एट्रियम्स की मसल्स थिनर क्यों है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। जल्दी जल्दी, हम रिवीजन में इतना टाइम लगाएंगे तो आज तक क्या पढ़ेंगे। क्यों है, क्यों है मीनाक्षी। भाई मैंने बताया था आप लोगों को, आंसर सुना आपने, आंसर सुना, डायग्राम कहाँ है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एट्रियम है ऊपर दो, नीचे वेंट्रिकल है, इनकी मसल्स ये देखो, यही इसी क्लास में हमने बताया था कि इनकी थिकनेस देखिए आप, इसकी मसल्स के बाहर की जो थिकनेस है, ये हमारा चेम्बर है, ये एट्रियम है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एट्रियम, ये हमारा वेंट्रिकल है। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारा एट्रियम की थिकनेस देख लो आप, और वेंट्रिकल की थिकनेस देखो, देख रहे हो कौन सा थिक है, किसकी दीवारें मोटी है, क्यों है, क्योंकि इस एट्रियम को ब्लड यहाँ तक भेजना है, इस एट्रियम को ब्लड यहाँ तक भेजना है, पर इस वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ भेजना है, कहाँ भेजेगा ये, राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा, तो ये भेज रहे कहाँ, लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेज रहा है, एओर्टा से कहाँ भेजेगा, पूरी बॉडी में। तो भाई जिसको ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा दूर भेजना है, उसको ताकत ज्यादा चाहिए, उसको प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो किसकी वॉल थिक होगी, इन दोनों वेंट्रिकल्स को ब्लड काफी डिस्टेंस पे भेजना है, डिस्टेंस पे, और वेंट्रिकल्स को शॉर्ट डिस्टेंस में भेजना है, हार्ट में ही भेजना है, पर इनको हार्ट के बाहर भेजना है, इसीलिए किसकी मसल थिकर है, वेंट्रिकल की। क्या ये भूलोगे, कल की क्लास में भी बताया था, आज भी बताऊंगी, कल भूल जाना, कल फिर बताऊंगी, ठीक है। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चारों चेम्बर हो गए। अब हेडिंग डालिए वैल्व्स, हार्ट के वैल्व्स कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी लिखो, वैल्व्स कौन कौन से हैं भाई हमारे। सबसे पहला वैल्व नहीं, ओके वैल्व हेडिंग भले डाल दिया, पर नीचे लिखिए वेसल्स, पहले वेसल्स बताऊंगी ना, उसमें तो वैल्व्स नहीं है हमारे। कौन कौन सी वेसल्स हैं, पढ़ लिया है कल, तो एक एक बताओ सब लोग। अंशिका, हमारे राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आ रही है, जल्दी से बताओ, राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आ रही हैं, और लिखा था हमने। मीनाक्षी तुम बताओ, राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आ रही हैं, तुम भी जल्दी बताओ यार, इतना टाइम क्यों तुम लोग। राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आ रही हैं, नहीं पढ़ो तो बात दूसरी, पढ़ा हुआ क्यों नहीं आ रहा। राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आ रही हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता होगा कौन कौन सी वेसल्स आ रही है, कल बताया था कल की क्लास में।
कल की क्लास में बेटा, आज हम आपको कल की क्लास का पूरा रिवीजन नहीं दे सकते, पर दिस इज वेरी सैड कि आपको कल की क्लास ही नहीं आती। कल आप लोग जवाब दे रहे थे, रिवीजन नहीं करते हो घर जाके। ये है हमारा कौन सा वेंट्रिकल, कौन सा है, तेज बोलो, राइट। देखो आज मेरा गुस्सा करना है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप पढ़ी हुई चीज नहीं बता पा रहे, कोई फ्रेश चीज मैं आपसे नहीं पूछी। कौन सा वेंट्रिकल है ये, तेज बोलो, राइट। तो राइट एट्रियम में कौन आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, और यहाँ कोरोनरी साइनस। तो लिखिए कौन कौन सी वेसल्स आ रही है। पहली वेसल है हमारी सुपीरियर वेना कावा, दूसरी लिखिए इंफीरियर वेना कावा, तीसरा लिखिए कोरोनरी साइनस। हो गए तीनों, हो गए तीनों। ये तीनों कहाँ आ रहे हैं, ये दोनों तीनों कहाँ ड्रेन करेंगे, लिखिए ये तीनों जो वेसल्स के नाम लिखे हैं, ये ड्रेन कहाँ करेंगे ब्लड को, कहाँ ला रहे हैं ब्लड को, राइट एट्रियम में। ऐसे लिखना, तीनों का नाम लिखकर होल कनेक्ट करके लिखना, इनटू राइट एट्रियम, ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, देखो इधर, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ हार्ट थ्रू कोरोनरी साइनस। मतलब सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है और हमारे राइट एट्रियम में छोड़ रही है, और कोरोनरी साइनस हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है और राइट एट्रियम में छोड़ रही है। ये याद रहेगा बेटा, ये बेसिक है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इसके आगे ईसीजी, कार्डियक साइकिल, कंडक्टिंग सिस्टम सब इससे रिलेटेड है। स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकती मैं। अभी क्या है, राइट एट्रियम क्लियर हुआ, बताओ जल्दी, राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आती हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाती हैं, कहाँ से लाती हैं, छोड़ती तो ड्रेन तो राइट एट्रियम में करती, पर लाती कहाँ से, कहाँ से ब्लड लाती हैं, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है, पूरी बॉडी से। ये क्या लिखा है सामने, राइट एट्रियम रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, किसके थ्रू, ये है हमारा, ये है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है, हो गया। ये है हमारी पूरी बॉडी, समझ लो, ये है हमारी बॉडी। अब राइट एट्रियम से के अंदर सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का कलेक्ट करके ला रहे हैं और राइट एट्रियम में डाल रहे हैं। कल मैंने आपको ये भी दिखा चुका है कि सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाता है और इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लाता है। उतना तक पढ़ाने के बाद ये बेसिक नहीं याद है, तो समझ में आया अभी कि अभी कुछ डाउट है, अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर मुझे ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए। याद आया, समझ में आया, आपको समझ में आया कि फिर से बताओ, नहीं समझ में आया। ये राइट एट्रियम है, क्या है राइट एट्रियम, ये पता है, राइट एट्रियम पता है क्या है, क्या है, हार्ट का एक चेंबर है, 4 चेंबर बताए थे ना बेटा। अच्छा 2 मिनट रिलैक्स और समझो, मैं बार बार कैसे समझा। ये राइट एट्रियम चेंबर है, अभी क्या है राइट एट्रियम, समझ में आया, क्या है राइट एट्रियम, हार्ट का चेंबर है। इसमें ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा है, पूरी बॉडी से आ रहा है, किसके थ्रू, कौन सा पाइप है, कौन सी वेसल है जो ला रही है, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा लेकर आ रहे हैं राइट एट्रियम के पास। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट है। और सिर्फ ये 2 वेसल्स नहीं, एक और वेसल है जो राइट एट्रियम में आ रही है, क्या नाम है उसका, तीसरी है हमारी कोरोनरी साइनस, ये दिख रहा है, ये भी आ रही है, ये भी ओपन हो रही है राइट एट्रियम में। पर ये ब्लड कहाँ से लाती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा को कहाँ से ब्लड ला रही है, बॉडी से।
और कोरोनरी साइनस कहां से ला रहा है? हार्ट का खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ला। समझ में आया? राइट एट्रियम में कोई डाउट है किसी को? तो एक लाइन में तो मैंने जितना समझाया जल्दी समझाओ, तेज बताना, सबको सुनाई देना चाहिए। ड्रेन करता है, छोड़ता है, हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन सी वेसल रहती है? और कौन सी वेसल है जो राइट एट्रियम में आती है? कोरोनरी। कोरोनरी साइनस कहां से ब्लड लाती है? हार्ट से लाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चले। चलिए, ये हमारा हो गया राइट एट्रियम। चलिए भाई आगे अब देखिए, इन्होंने तीनों का डायग्राम बना दिया। ये हमारी सुपीरियर वेना कवा, ये पीछे से दिख रही है पर ये यहीं आपको ओपन होती है, ठीक है। और ये हमारी कोरोनरी साइनस यहाँ पे रहती है। क्लियर हुआ? आगे चले। चलो, प्री केवल पोस्ट केवल कल पढ़ाया था, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा वो कहा था। चलिए, ये हम कल लिख चुके हैं कि सुपीरियर वेना कवा हेड नेक चेस्ट से लाती है, इंफीरियर वेना कवा लिखा था ना कि नहीं लिखा था? चलो लिखो, बहुत जल्दी लिखो, आधा घंटा हो गया, रिविजन नहीं हमारा। हाँ साथ में लिखवाऊंगी, नहीं तो एक दिन लिखने नहीं जाए। कौन कौन आप में से है जो परमानेंटली एनरोल हो गए कोचिंग में? तुम आप हो, आप परमानेंटली एनरोल नहीं के लिए आपका डेमो चल रहा है? हो भी आप हुई अभी इनका डेमो। मैं आप चारों का एक ग्रुप बना रही हूँ और मैं उसमें स्लाइड भेजा करूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। पूरी पीपीटी जाए ना जाए, कम से कम आप वहां से देख लेना। आपका नंबर 96164848 9616482287, ठीक है। तो आपका क्या है? 91 70 91 70 अब लिख के दो, नंबर लिख के दो। 91 91 70 70 73 73 73 20 27 0 0 8 8। 8 क्या? 90 94
हो गई। चलो मैं बाकी अभी हमारा ये वाल्व हो गया और हमने ले लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चेम्बर पे। इसके बाद हमारे इसके नीचे का चेम्बर क्या कहलाता है, राइट। हेडिंग डालो। नहीं, क्या लिख रहे थे हम लोग वेसल्स के बारे में लिख रहे थे ना। तो हमारे लेफ्ट ये राइट वेंट्रिकल में कौन कौन सी वेसल्स है, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, राइट वेंट्रिकल बोला मैंने, वेंट्रिकल पूछे। कौन कौन सी वेसल्स है, इसमें से क्या निकलेगा, ये देखो यहाँ से निकल रहा है ना, क्या नाम था इसका, पल्मोनरी आर्टरी। कल एक एक्सेप्शन लिखवाया था, पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो आर्टरी होने के बाद भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो लिखिए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लिखिए, पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद लिखिए हमारे कम टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेसल्स आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेसल्स आ रही है, क्या थी कल बताया था, तुम बताओ सृष्टि। ये कौन सी वेसल्स है, ये कौन सी पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है बताओ, कहाँ से आ रही है ये वाली वेसल, कल बताया भी था मैंने, 4 है। ये कहाँ से आ रही है, ये वाली छोटी वाली दो कहाँ से आ रही है, लंग से आ रही है ना। मैंने कल बताया था आपको, ये ब्लू कलर की है, आर्टरी होने के बाद भी, ये एक्सेप्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है। तो ये हमारी क्या है, पल्मोनरी वेन। तो ये कहां से एंटर होती है, थ्रू लेफ्ट एट्रियम। तो लिखिए लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेसल आ रही है, पल्मोनरी वेन। टोटल पल्मोनरी वेन कितनी होती है, टोटल कितनी होती है पल्मोनरी वेन, 4 होती हैं। 2 लंग्स हैं, 2 लंग्स में से 2 आती हैं, तो टोटल है 4। चलिए एक ये 96164 वाला नंबर है, शायद इसका है तुम्हारा नंबर, है आए नहीं। क्या नंबर बताया था आपने, ये नंबर क्या बताया था, व्हाट्सएप पे लिखिए नंबर है, तो आपके देखती हूँ, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आ रही है, जल्दी से बताओ, तेज बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा, कौन सी आ रही है, पल्मोनरी वेन बोलेंगे ना हम उसको। और पल्मोनरी वेन किस तरीके का ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड, यही तो एक्सेप्शन था सृष्टि, कि पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है, बाकी बॉडी में जो वेन है सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। स्टार्ट बना के लिखो, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि ये आपने जो कल लिखा है पूरा 6 पॉइंट लास्ट में, उसमें लिखा हुआ है, हो गया। अब लास्ट है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें कौन सी वेसल रहती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा। लिखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी एमर्ज होती है एओर्टा। हो गया,
चारों वेसल समझ में आई। अब लिखिए वेल्स कौन कौन से 8 में, हेडिंग डालिए वेल्स, हेडिंग डालिए वेल्स। पहला वेल का नाम बताओ जल्दी से, कौन सा वेल है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है? क्या नाम है उस वेल का? ये दोनों जो है यहाँ पर एक वेल प्रेजेंट है, कौन सा है वो वेल? कौन सा है जल्दी बताओ, पता है ना तुम्हें तो क्यों नहीं बोल रही हो? कोई भी बताओ कौन सा वेल है? ट्राइकस्पिड वेल। तो लिखिए पहला वेल है हमारा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेल। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व है? बताइए। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व है? हाँ, और लेफ्ट में? लेफ्ट में हमारा मित्रल वेल्व, लिखिए MITRL, मित्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व। स्पेलिंग्स कहाँ लिखी? बाइकस्पिड या बाइकस्पिड वेल्व। ये लिखिए, ये देखो, ये हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। यहाँ देखिए लेफ्ट के बीच में है मित्रल वेल्व, या इसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। हो गया? अब बताओ, ये दोनों वेल्व हो गए। अब एक वेल्व मैंने बताया तो जो कि हमारे वेना कावा से आ रहा था, क्या था उसका नाम? क्या था उसका नाम? यूस्टेशियन वेल्व। लिखिए, और मैं दिखा दे रही हूँ लिखा हुआ। यहाँ पर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस पे थैलेसियन वेल्व है। चलो पहले ये वाला लिख लो, जो हमारा कोरोनरी साइनस था यहाँ पे, था ना, उसके ऊपर भी एक वेल्व है, गेट है, उसका नाम क्या है? लिखिए, कोरोनरी साइनस पे जो वेल्व है उसका नाम है थैलेसियन वेल्व। कोरोनरी साइनस पे जो वेल्व है उसका नाम है थैलेसियन वेल्व। कोरोनरी साइनस पे जो वेल्व है उसका नाम है थैलेसियन वेल्व। हो गया? इसके बाद देखो, फिर हमारे opening of the coronary sinus into the right atrium guided by a valve and the opening of the post cable inferior vena cava जो है, post cable vein is guarded by eustachian valve। तो लिखिए inferior vena cava का valve का नाम क्या है? post, ये eustachian valve, eustachian valve। तो बना दिया मैंने। कितने वेल्व पढ़ लिए भाई हमने टोटल? 4 ही पढ़। आयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वेल्व नहीं लिखा? चलो लिखो अब, इसके बाद लिखो, हो गया 4 हो गए।
अब इसके बाद लिखिए, ये जो हमारा ये है पल्मोनरी आर्टरी, आपको दिख रही है? पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है? यहाँ वैल्व दिख रहा है? दिख रहा है? पल्मोनरी आर्टरी वाले वैल्व को कहते हैं हम पल्मोनरी वैल्व। लिखिए, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वैल्व है? पल्मोनरी वैल्व। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है हमारा पल्मोनरी वैल्व। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है हमारा पल्मोनरी वैल्व। हमारे एओर्टिक आर्टरी में प्रेजेंट है एओर्टिक वैल्व। ठीक है। अब एक और चीज, ये दोनों वैल्व को हम मिला के साथ में कहते हैं सेमी ल्यूनर वैल्व। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कितने सेमी ल्यूनर वैल्व है, तो कितने हैं भाई? 2 सेमी ल्यूनर वैल्व है, एक एओर्टिक वैल्व, एक पल्मोनरी वैल्व। इन दोनों को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वैल्व। हो गया। अब हमने हार्ट के सारे चेंबर पढ़ लिए, उनके नाम पढ़ लिए, हार्ट में कितने वैल्व्स हैं वो पढ़ लिए, हार्ट की कौन कौन सी वेसल्स है वो पढ़ ली। कुछ डाउट है? अब अभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी तो बता लोगे आप? बता लेंगे ना? जल्दी से एक मिनट रिवीजन करिए इसका, तो फिर हम हार्ट का एक और इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। अब डक्टस आर्टरियोसिस एंड फोसा ओवैलिस में रिवाइज नहीं करा दी, आपको याद है? कुछ है? डक्टस आर्टरियोसिस और फोसा ओवैलिस क्या था, ये आप रिवीजन में अपने कल लिखा दिया था ना, कल दिखाया था ना कि फीटल लाइफ में एक ओपनिंग रहती है जो बर्थ के बाद वो हो जाती है, क्लोज हो जाती है। दिखाया था इसके बारे में? फोसा ओवैलिस नहीं लिखाया था? तो लिखिए, an oval depression, the fossa ovalis is present on the right side of the interatrial septum। देखिए, ये दोनों जो एट्रियम है, इन दोनों के बीच की दीवार को हम क्या कहते हैं? हाँ, कौन सा सेप्टम? दोनों एट्रियम के बीच में तो इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये दोनों ही एट्रियम के बीच में जो वॉल है वहां पर एक डिप्रेशन, एक गड्ढा जैसा, नॉट होल नहीं बोल रही हूँ, थोड़ी डिप्रेशन टाइप का प्रेजेंट है, उसको कहा है फोसा ओवैलिस। It represents foramen ovale and oval opening in the fetus। देखिए क्या होता है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, तो उसके ये दोनों एट्रियम के, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में ना एक ओपनिंग रहती है, एक होल रहता है, एक होल। इस होल के थ्रू ब्लड इधर पास हो सकता है, पर कब होता है ये? फीटल लाइफ में, जब बेबी पैदा नहीं हुआ, जब लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो ब्लड डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा रही है। आफ्टर बर्थ ये गड्ढा भर जाना चाहिए, नहीं भरेगा तो एबनॉर्मेलिटी है बच्चे में, कहते हैं दिल में छेद, यही है वो छेद, पर बर्थ के बाद ये भर जाना चाहिए। तो आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ये दोनों एट्रियम के बीच में होल नहीं रहता, पर इस तरीके से डिप्रेशन, स्मूथ नहीं बनता, ऐसे डिप्रेशन रहता है, उसको कहा है फोसा ओवैलिस। ठीक है, फोसा ओवेल। ये फोसा ओवेल क्या याद दिलाता है, किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बता रहा है? ये ओपनिंग जो कि फीटल लाइफ में प्रेजेंट रहती है। समझ में आया? तो लिखिए इसके बारे में, ये रहा हमारा पहला ये लिख लो, ओवल डिप्रेशन, फोसा ओवैलिस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। कहाँ प्रेजेंट रहती है वो, और कब प्रेजेंट रहती है वो? तो हमारा ये जो फोसा ओवैलिस है, ये कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन क्या है मीनाक्षी? इसको हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, कल का ही रिवीजन करने में हमारी 90% क्लास चल रही है, कुछ भी नया नहीं स्टार्ट किया। अब तो मैं भेज दिया करूँगी। हो गया?
हो गया। अब लिखिए इसके बाद, ये क्या बताता है, ये फोसा ओवैलिस बताता है कि फीटल लाइफ में एक होल प्रेजेंट है जिसका नाम था फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोसा ओवैलिस वो डिप्रेशन है, वो गड्ढा है, और ये गड्ढा किसकी वजह से है, फोरामेन ओवेल जो कि फीटल लाइफ में प्रेजेंट है। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए, फोसा ओवैलिस है ओवल डिप्रेशन, एंड फोरामेन ओवेल वो ओवरी है जो फीटल के हार्ट में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बाद में वो भर जाती है पर वो गड्ढा रह जाता है। क्लियर हुआ भाई, आगे चले। चलो इसके बाद हमारा क्या है, तो आपको समझ में आया, जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब उसकी लंग्स फंक्शनल हो जाती है, पैदा होने के बाद लंग्स काम करने लगती है, तब ये जो होल है ये भर जाता है, एंड एक डिप्रेशन बचता है जिसका हमने कहा फोसा ओवैलिस। डिप्रेशन का नाम क्या है, लिखिए, डिप्रेशन का नाम क्या है, फोसा ओवैलिस, और वो जो होल था उसका नाम क्या था, होल का नाम क्या था, फोरामेन ओवेल। ठीक है, समझ में आया। चले आगे। तो बर्थ फीटल लाइफ में क्या प्रेजेंट रहता है, फोसा ओवैलिस की फोरामेन ओवेल, सृष्टि बताओ। फीटल लाइफ में फोरामेन ओवेल प्रेजेंट है कि फोसा ओवैलिस प्रेजेंट है, सही बोल रही है। और आफ्टर बर्थ क्या दिखता है हमको, फोसा ओवैलिस। ठीक है, क्लियर हुए कॉन्सेप्ट। चलिए आगे। अगर ये जो होल है, ये जो स्पेस है, ये भरा नहीं, और जिसको हम कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, मतलब रह गया, वो भरा नहीं। ठीक है, अगर ये डिप्रेशन नहीं भरा तो उसको कहेंगे पेटेंट फोरामेन ओवेल। हो गया, चले आगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, और बड़े होने के बाद वो कोई काम का रहता नहीं है डिप्रेशन। ठीक है, चलिए। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ ब्लड कहाँ से आएगा, इसमें ब्लड कहाँ से आएगा, किसके थ्रू आएगा, कौन लेकर आएगा, वो वेसल का नाम, कौन सी वेसल, पल्मोनरी वेन ना, लेकर आएगी वेन। यही तो कितनी बार ये एक्सेप्शन में बताऊं, यही क्वेश्चन आएगा नीट में, तुम लिख के आना आर्टरी। ठीक है, 1 नंबर गया। यही लिखा है यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग थ्रू ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्या करता है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम ईच लंग थ्रू पल्मोनरी वेन्स, है ना, दो दो वेन्स आती है दोनों तरफ से, ये लेफ्ट तरफ की लंग्स, ये राइट तरफ की लंग, दोनों लंग्स में से कितनी सारी वेन्स आ रही है, दो दो, टोटल कितनी वेन होगी, 4। ठीक है, Each atrium open into the ventricle on its sides through atrioventricular aperture। तो ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। ठीक है, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो स्पेस है जिसके थ्रू ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, उस ओपनिंग को क्या कहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया इसमें, चलिए। बताया था ना ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें
थ्री थ्री फ्लैप्स होते हैं, 1 2 3 दिख रहा है आपको, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व बना है वहां पर इस तरीके से थ्री ऐसे सच होता है, थ्री कर दो तो आपको याद रहेगा कि इसमें थ्री फ्लैप्स रहते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड बोला है। चले आगे, हो गया। इसके बाद देखिए ऑर्डिट इंडियन क्या होता है, अभी हम समझाएंगे इसका डायग्राम से। लेफ्ट में बाइकस्पिड वाल्व रहते हैं, देखिए 1 2, ठीक है। लेफ्ट में कितने रहते हैं, बाइकस्पिड, तो इसमें 2 फ्लैप्स रहते हैं। चले आगे, देखिए ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ना, ये इसमें 2 फ्लैप्स हैं। तो ये माइटर की टोपी जैसे, जो बिशप्स नहीं होते क्रिश्चियंस के, वो इस टाइप का कैप पहनते हैं, उसमें रिजेंबल कर रहे हैं। इसमें भी ऐसे 2 फ्लैप्स हैं, तो इसीलिए इसको कोई काम की चीज नहीं है, पर बाय चांस पूछ लिया जाए कि जो बाइकस्पिड वाल्व हैं इनके पास 2 फ्लैप्स है, तो ये किस तरीके, ये वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है शेप लाइक अ माइटर, ठीक है। माइटर क्या है, कैप है या हेड है जो कि बिशप्स पहनते हैं, क्रिश्चियन बिशप्स ये पहनते हैं, ठीक है। चलो आगे चलिए, देखिए पेप्टिनेट मसल्स क्या होती है, देखिए इस तरीके से ऐसे एट्रियम की वाल्व्स में से रिजेस, पैरेलल रिजेस प्रेजेंट रहती है मसल्स पे, जिसको कहा है पेप्टिनेट मसल। क्या है, पैरेलल रिजेस इन द बॉल ऑफ एट्रियम। एट्रियम की जो बॉल है उसमें मसल्स कुछ इस तरीके से अरेंज रहती है पैरेलली, जिसको हम कहते हैं पेप्टिनेट मसल, ठीक है। देखिए पेप्टिनेट मसल क्या होता है, ठीक है। ऐसे जैसे फोम के आपको ब्रशेस दिख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर रिजेस रहती है ये, इसको, ये लैटिन वर्ड पेक्टिन है जिसका मीनिंग होता है खून, ठीक है। चले आगे, कम से कम थोड़ा सा कुछ नया पढ़ ले इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। हो गया ये सब पर पढ़ा नहीं था ना। अब ये हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल का जो डिफरेंस है ये मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ, वहां से आप लोग इसको लिखिए। पढ़ती हो, चलो इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। ये आप लोग स्पेस छोड़ो और घर पे जाके जरूर से लिख लेना, ठीक है। चलिए, वेंट्रिकल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहा था, ये ब्लड भेजता है, ये वाला भेजता है लंग्स में, लेफ्ट वाला भेजता है बॉडी में। तो भेजता है इसलिए होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर, दोनों नीचे की तरफ रहते हैं ना। देखिए आगे, वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों को वेंट्रिकल के बीच की जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उसको कहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ठीक है, ये लिख लिया है सब, नहीं लिखा है, लिखो जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपने पढ़ी, हमने पढ़ा था सब राइट और लेफ्ट वेंट्रिक एट्रियम में से किसकी वॉल ज्यादा थिक थी, राइट और लेफ्ट एट्रियम में से किसकी वॉल ज्यादा थिक थी, लिखवाया था। क्लास के स्टार्टिंग में लिखवाया शायद, ज्यादा लार्ज कौन थी, हाँ। अब यहाँ पे इन दोनों में आप देख भी पा रहे हो, सबसे थिकेस्ट हमारी लेफ्ट वाले वेंट्रिकल दिख रहा है। क्यों होगा ऐसा,
इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है ना, इसको भी लंग्स तक पहुंचाना है। इन दोनों कंपैरिजन में किसको ज्यादा दूर भेजना है, किसको ज्यादा मेहनत है? जो ज्यादा जिम जाएगा वो ज्यादा बॉडी बनाएगा। तो कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है दोनों में? लेफ्ट वाला। तो ये थिकर है, ठीक है, ये लिख लिया, भेज रही हूँ मैं ग्रुप पे, मत लिखो, ठीक है? अभी टाइम मिलेगा तो लिखना, मैं पहले पूरा समझा दूंगा। चलिए, यहाँ तक हो गया, पर लिख जरूर लेना आप लोग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कॉलम ने कहनी है, ट्रेबिक्युलर कहनी क्या है? इरेगुलर मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहती है वो है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको एक बार भेज दी। पैक्टिनेट मसल्स मैंने बता दिया ना, पैरेलली अरेंज मसल जो कहाँ पर रहती है हमारे, कहाँ रहती है, किसमें रहती है? एट्रियम में। किस, कहाँ से ये वर्ड आया है, किसमें रिजेंबल करता है? होम, है ना? अब देखिए पल्मोनरी ट्रंक पे आते हैं। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी को ही वो कह रहे हैं पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है? अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, हाँ, कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फ्रॉम दी फॉर ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी आर्टरी जिसको हमने कहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जा रही है लंग्स तक, ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड कर सके। पल्मोनरी ट्रंक ब्रांचेस इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आप देखिए, हाँ, यहाँ इन्होंने डिवाइड किया है, ये जो चौड़ी सी निकल रही है इसको यहाँ पर हम कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद ये आगे चल के दो में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट लंग के पास जाएगी, एक राइट लंग के पास जाएगी। और जब ये डिवाइड होती है तब इसको हम मोर स्पेसिफिकली कहते हैं लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? समझ में आया? तो मेन जो जब निकलती है उससे बहुत थिक रहती है, उस टाइम हम उसे पल्मोनरी ट्रंक कह रहे हैं। फिर आगे चल के डिवाइड हो जाती है दो में, क्योंकि एक को लेफ्ट लंग के पास जाना है, एक को राइट लंग के पास जाना है। और इस टाइम हम इसको कहेंगे लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी, क्या? पल्मोनरी आर्टरी की वेन, आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को हम आर्टरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हार्ट के पास से ब्लड लेके जा रही है ना, बट तभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती है, ठीक है? समझ में आया? ये कोई डाउट है इसमें? है डाउट? कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना है? ये कोई भी चीज जो हार्ट के पास से ब्लड लेके जाएगी ना, उसको हम आर्टरी कहते हैं। कोई भी चीज जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है। एक और क्वालिटी है आर्टरी की, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया कि ऐसी आर्टरी है, उसको हम आर्टरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लड तो वो हार्ट के पास से ही लेके जा रही है, हार्ट से लेके लंग्स तक जा रही है ना, पर उसके अंदर कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? नॉर्मल से हटके अगर कोई चीज हो रही तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। बायो में ऐसे एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे और इन एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या लिखा है? पल्मोनरी वैल्व के बारे में लिखा है, ठीक है? कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी के दो वैल्व जो रहते हैं उसको क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं उनको? जल्दी बोलो यार। पल्मोनरी आर्टरी में जो वैल्व उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वैल्व। सिस्टमिक आर्च राइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड, अब हमारा क्या आता है? आर्च ऑफ एओर्टा, जो कि कहां से अराइज हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में लेके जाएगा। और इस आर्च ऑफ एओर्टा में, जिसको सिस्टमिक आर्च भी कहा है, जो वैल्व रहता है उसको क्या कहते हैं? एओर्टिक वैल्व, ठीक है? ये वाला पार्ट हम इतना तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं, है ना? तब भी नहीं याद हो रहा। अब देखिए, ईच पल्मोनरी एंड एओर्टिक वैल्व इज मेड अप ऑफ 3 सेमिलुनर फ्लैप्स। इसीलिए इसको हमने क्या कहा है? सिस्टमिक एंड एओर्टिक एंड पल्मोनरी वैल्व को मैंने बताया क्या कहते हैं? सेमिल्यूनर वैल्व। वही लिखा है यहाँ पे। हो गया? कुछ डाउट आ रहा है किसी को? कोई सी लाइन नहीं समझ में आ रही है, ऐसा कुछ है? क्या नहीं समझ में?
सेमील्यूनर वेल्व क्या होते हैं? कौन से दो वेल्व है जिनको हम सेमील्यूनर वेल्व कहते हैं? एओर्टिक, वेरी गुड। क्या नहीं समझ में आया? ये each pulmonary each pulmonary and aortic valve is made up of 3 semilunar valves। 3 फ्लैप्स अभी बता रहे थे ना, ट्राइकस्पिड में फ्लैप्स बता रहे थे ना, एक तरीके से आप दरवाजा मानो। तो यहाँ पर 3 सेमीलुनर फ्लैप्स होते हैं, इसीलिए इन दोनों वैल्व को सेमीलुनर वैल्व कहा जाता है। समझ में आया? लाइक चांद सेमीलुनर देखा, आधा क्रिसेंट वाला मून सेमीलुनर, इसीलिए इसको कहा गया सेमीलुनर वैल्व। ठीक है, चले आगे भाई। अब देखिए सिस्टमिक एओर्टा या आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ से अराइज हो रही है? देखो यहाँ से सिस्टमिक एओर्टा क्या है, फिर यहाँ पर एक आर्च जैसा बना रही है ना, आर्च ऐसे होती है ना, तो इस जगह पे ऐसे ही आर्च बना रही है, इसलिए इसको हम आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमिक एओर्टा अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और सारे बॉडी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ओके, अब इनमें जो सेमील्यूनर वैल्व होते हैं ये क्या करते हैं? वैल्व का काम क्या है कि ब्लड क्या नहीं हो, वापस नहीं आए, बैक फ्लो नहीं हो। यहां से अगर ब्लड को आगे जाना है तो यहाँ से ये वापस ना चला जाए, इसको यहाँ से आगे जाना तो यहाँ से वापस ना चला जाए। इसी के लिए हर वेसल पे हमको वैल्व मिले हैं ताकि ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता रहे, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो। समझ में आया? आगे चले, चलो अब आए हमारे कॉर्डी टेंडेने। चलिए लिखिए क्या होते हैं हमारे कॉर्डी टेंडेने। ये हमारा हार्ट हो गया ब्लू वाला, और उसके ऊपर हार्ट की कवरिंग हो गई। ये चारों क्या हो गए हमारे चेम्बर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर हमारे क्या फ्लैप्स प्रेजेंट है, क्या वैल्व्स प्रेजेंट है ना? यहाँ पे यहाँ कौन सा था? ये वाला कौन सा था? ट्राइकस्पिड। ये वाला कौन सा था? वैल्व प्रेजेंट है। अब ये गेट कोई भी बेटा दरवाजा बंद कर दो अगर करता हो। कोई भी दरवाजा आपने देखा है, ऐसे कुछ दरवाजे होते हैं जो एक ही तरफ ओपन होते हैं, पीछे साइड ओपन नहीं होते। कुछ दरवाजे होते हैं जो पूरे ओपन होते हैं 180 डिग्री, वो बाहर की तरफ भी ओपन होते हैं, अंदर की तरफ भी ओपन होते हैं। पर जैसे ये दरवाजा है, आपने देखा ये अंदर ही ओपन होता है, बाहर ओपन नहीं होता। ऐसा क्या क्यों होता है? क्योंकि इनके जहाँ कनेक्शन है हिंज पे क्या लगा रहते हैं, इसे वो जो भी कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, जिससे ये दरवाजा एक ही तरफ ओपन होता है ना। तो वैसे ही ये वैल्व्स इधर ही रहे, मतलब पीछे की तरफ नहीं जाए। वैल्व्स कहाँ आएंगे? इनको ब्लड को आगे एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचाना है, तो ये कैसे ओपन होंगे? ऐसे होंगे ना, है ना, ताकि एट्रियम का ब्लड यहाँ आ जाए। क्या ये ऐसे हो जाएंगे वापस? ऐसे होंगे? तो फिर काम क्या है? अगर ऐसे हो जाएंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड वापस नहीं चला जाएगा, है ना। तो इस फ्लैप को अब इसी डायरेक्शन में ही है, वेंट्रिकल की तरफ ही है, वापस एट्रियम की तरफ नहीं जाए, इसलिए प्रेजेंट रहती है रस्सियां, एक तरीके से स्ट्रिंग्स, रस्सियां प्रेजेंट रहती हैं हमारे वेंट्रिकल में। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट? इनको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडेने। ये हमारे फ्लैप को पकड़ी रहती है, एक तरफ पे ये वैल्व्स पे रहती है, दूसरी तरफ ये हार्ट की जो मसल्स है, कैपिलरी मसल, इस पे अटैच रहती है। और ये हमारे वैल्व दूसरी तरफ एट्रियम की तरफ नहीं जाए, इसलिए होती है। समझ में आया? अब इसके बारे में थ्योरी लिखे, हिंदी में समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल और ये एट्रियम है, इन दोनों के बीच में हमारे वैल्व्स प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तुमको समझ में आया था?
अब ये वेल्व्स ब्लड को आना कहाँ से है, एट्रियम से यहाँ आना है ना, यहाँ से वापस जाना है वापस। तो इसके लिए मुझको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ जो डोर है वो पीछे की तरफ ना ओपन हो। यहाँ पर डोर क्या है, वेल्व्स है, वेल्व्स को मैं डोर कह रही हूँ। ये डोर्स अगर ऐसे ओपन होंगे, ये डोर्स अगर ऐसे, ये डोर्स अगर इस तरीके से ओपन होंगे तो ये ब्लड यहाँ आएगा, है ना। अगर ये ब्लड, अगर ये डोर जो है मान लीजिए ऐसे ओपन हो तो ये ब्लड यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आया पक्का। तो हमें ये डोर इधर ओपन नहीं होने देना है। तो ये डोर, ये जो वेल्व है ये बैक साइड ना जाए, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, रोप जैसा, रस्सी जैसा। ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये वेल्व्स को इस तरफ ही पुल करते हैं और ऊपर तरफ नहीं जाने देते हैं। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको हमने कहा है कॉर्डी फ्रिंजिंग। ठीक है, समझ में आया। अब इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे। वेल्व आर अटैच्ड टू पैपिलरी मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल बाय कॉर्डी टेंडन। यहाँ है हमारी पैपिलरी मसल हार्ट की, यहाँ है हमारी वेल्व्स, इन दोनों को जोड़ के रखते हैं ये कॉर्डी टेंडन। समझ में आया। अब लिखिए कॉर्डी टेंडन एंड पैपिलरी मसल्स क्या होता है, ये जल्दी से लिखो, मैं बता रही हूँ। लिखिए कॉर्डी टेंडन आर कॉल्ड एज, कॉर्डी टेंडन आर कॉल्ड एज हार्ट स्ट्रिंग, दिल की रस्सियां, HEART, हार्ट STRING। क्या कहते हैं इसको हम, कॉर्डी टेंडन को हम कहते हैं हार्ट स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आया क्यों कह रहे हैं रस्सी, अभी तो समझ में आ गया ना। रस्सी क्या करती है, कोई भी चीज पकड़ के रखती है। चलो अब इनके बारे में लिखिए क्या होता है कॉर्डी टेंडन। दीज आर स्ट्रॉन्ग फाइब्रस cords, these are strong fibrous cords, these are strong fibrous cord, कॉर्डी टेंडन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस cords ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसकी किस चीज की बनी है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू that connect papillary muscles, that connect papillary muscles to, that connects papillary muscles to bicuspid and tricuspid valve, that connects papillary muscles to bicuspid and tricuspid valves। ठीक है, समझ में आया क्या है हमारे कॉर्डी टेंडन है। ठीक है, पैपिलरी मसल्स क्या है, मसल्स ऑफ हार्ट। पैपिलरी मसल्स क्या है, दीज आर द मसल्स ऑफ हार्ट। अब जल्दी से बस इसका फंक्शन लिख लो कॉर्डी टेंडन का, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। लिखिए फंक्शन ऑफ कॉर्डी टेंडन। क्या कर रहा है बताओ, मैं समझा तो चुका है मैंने। ये कॉर्डी टेंडन क्या कर रहा है सृष्टि, ये जो कॉर्डी टेंडन है, जो ये स्ट्रिंग्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ब्लड को वापस जाने से रोक रही। कैसे रोक रही है, कैसे रोक रही है, किसको पकड़ के रखा है इन स्ट्रिंग्स ने, वेल्व्स को, है ना, वेल्व्स को पकड़ के रखा है वो डोर, ताकि डोर पीछे की तरफ ना जाए, ब्लड वापस ना जाए। तो लिखिए दे प्रिवेंट वेल्व फ्लैप्स, दे प्रिवेंट VALVE, valve, FLAPS, flaps. They prevent valve flaps from inverting into INVERTING। inverting मतलब पीछे की तरफ जाने से रोकती, from inverting into
INVERTING, inverting into atria, inverting into atria during ventricular contraction, during ventricular contraction, during ventricular contraction, and ensure one-way blood flow, and ensure one-way blood flow, and ensure one-way blood flow. क्या मेक श्योर करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये कल मैं 5 मिनट पूछूंगी, मुझे किसी के भी मुंह से ये सुनना है कि मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, कंडक्शन पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा आगे कंडक्शन कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सब रिवीजन करके कल की क्लास में आए प्लीज। ओके, नाउ विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।